हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु पैरामेडिकल विज्ञान में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में समझने वाले हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में, जिसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब कि वो इन्फेक्शन जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल से होता है। सपोज करिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुआ, भर्ती होने के 48 घंटे के बाद अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है। तो आइए इसके डिटेल में समझते हैं आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारे टाइप्स को आपको अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, एक वर्ड तो ये है। दूसरा क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, यानी कि वो इन्फेक्शन, वो संक्रमण पेशेंट को जो कि हेल्थ केयर की वजह से हुआ है। ठीक है, हेल्थ केयर की वजह से होने वाला संक्रमण क्या कहलाएगा, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कहलाएगा या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाएगा। इन्फेक्शन दैट पेशेंट एक्वायर ड्यूरिंग देयर स्टे इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी कि वो इन्फेक्शन जो कि पेशेंट को हो रहा है जब वो रह रहा था किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी या तो चाहे आपका नर्सिंग होम हो सकता है, ठीक है, आपका नर्सिंग होम हो सकता है चाहे तो वो, या फिर आपका कोई हॉस्पिटल वगैरह हो सकता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी कोई लैब से हो गया, ओटी में हो गया, सर्जरी के दौरान हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर पेशेंट को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलेंगे। ओके, तो इन्फेक्शन मस्ट डेवलप आफ्टर 48 आवर्स और मोर आफ्टर एडमिशन। जब पेशेंट एडमिशन ले लेगा, जब पेशेंट एडमिट हो जाएगा, एडमिट होने के 48 घंटे, कम से कम 48 घंटे, या फिर उसके बाद 48 घंटे या फिर उसके बाद अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलेंगे। सपोज करो पेशेंट को 36 घंटे के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, कोई इन्फेक्शन पेशेंट की बॉडी में निकला कि 36 घंटे के अंदर, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उसको नहीं माना जाएगा। कौन सा इन्फेक्शन माना जाएगा, जो पेशेंट का 48 घंटे के बाद कोई इन्फेक्शन आ रहा है, जो कि पेशेंट की बॉडी में पहले से वो इन्फेक्शन नहीं था। पेशेंट एडमिट हुआ था, एडमिशन के टाइम पे उसके बॉडी में ऐसा कोई संक्रमण नहीं था, ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं था। एडमिट होने के बाद 48 घंटे के बाद उसकी बॉडी में एक नई तरीके का हमको इन्फेक्शन मिला, उसको हमने क्या बोल दिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कह दिया। These infection are not present or incubating at the time of admission. ये जो इन्फेक्शन होगा वो एडमिशन के टाइम पर, मैंने अभी आपको बताया ना कि जब पेशेंट ने एडमिशन लिया था, एडमिट हुआ था, उस टाइम पे उसकी बॉडी में इन्फेक्शन वो नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे वो इन्फेक्शन नहीं था। ठीक, या फिर इंक्यूबेशन पीरियड पे भी नहीं था, इंक्यूबेट भी नहीं हो रहा था, इंक्यूबेशन पीरियड में भी नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे उसकी वृद्धि भी नहीं हो रही थी इन्फेक्शन की, लेकिन वो एडमिशन के 48 घंटे के बाद पेशेंट की बॉडी में शो हुआ, तो आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाएगा, हॉस्पिटल से होने वाला संक्रमण कहलाएगा। तो आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आपके जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये अपने होते हैं मेजरली 6 टाइप्स के। आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, यानी कि जहां पे पेशेंट की हमने सर्जरी करी उस जगह पे पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, साइट मतलब कि जगह, सर्जरिकल जहां पे सर्जरी हुई उस जगह पे इन्फेक्शन हो गया। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है, बीएसआई के नाम से जानते हैं इसको हम, बीएसआई ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है आपका, कैथेटर, सेंट्रल वीनस कैथेटर वगैरह कुछ लगा दिया, ब्लड का यूरिन, आपका यूरिन कैथेटर नहीं, आपके ब्लड में, ब्लड वेसल में कहीं पे कैथेटर वगैरह लगा दिया, सेंट्रल लाइन लगा दिया, तो उसमें आपको उसकी वजह से पेशेंट को ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, और आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन न्यूमोनिया वगैरह पेशेंट को हो गया है, ठीक, हॉस्पिटल में होने की वजह से। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रही है जिसकी वजह से पेशेंट के जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो बिगड़ गए हैं, तो उससे पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, एमडीआरओ इन्फेक्शन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि काफ़ी सारे ड्रग्स से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि काफ़ी सारी ड्रग्स जो हैं वो इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम नहीं करती, उनको हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, एमडीआरओ के अंदर। तो ये क्या होता है इसको भी आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जैसे कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उस पर काफ़ी सारी ड्रग्स काम नहीं कर रही हैं, दवाइयाँ उस ऑर्गेनिज्म पे काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो उसका इन्फेक्शन हो गया है। तो ये अपने 6 टाइप की मेजरली इन्फेक्शंस होती हैं, इनको हम एक एक करके अब देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो यूटीआई, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये आपका मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके यूटीआई के ऊपर ही आएगी, उसके टाइप्स के ऊपर आएगी, यूटीआई का आपको इलाज ही बताऊंगा साथ साथ क्या क्या होता है, ट्रीटमेंट वगैरह, इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो सब्सक्राइब करके रखना। ओके, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई सबसे ज्यादा
सबसे सामान्य हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद यूरिनरी कैथेटर। ये कैसे होता है आपका? यूरिनरी कैथेटर की वजह से। ये आप देख रहे हो यूरिन में कैथेटर लगा देते हैं। जब पेशेंट एडमिट होता है ना, तो पेशेंट तो बार बार उठ के जा नहीं सकता सुसु, ठीक है, और यूरिन तो पेशेंट को आएगा ही आएगा, ड्रिप चढ़ रही है, ठीक, या पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है तो उसको ड्रिप लगा, आपका कैथेटर लगा देते हैं, ठीक। तो आपके जो कैथेटर होता है, इससे आपका यूरिन कलेक्ट होते रहता है, मेल्स में फीमेल्स में लगा दिया जाता है, दोनों में लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो कैथेटर है ना, कैथेटर की वजह से ज्यादातर आपको ये यूटीआई देखने को मिलता है कि कैथेटर लंबे टाइम से लगा हुआ है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। उसके थ्रू, कैथेटर के थ्रू जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक में हो गया है, ठीक है, मूत्राशय में पूरा पूरा हो गया है। तो ये कैसे होता है? आपका यूरिनरी कैथेटर की वजह से होता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाटी, कैथेटर एसोसिएटेड, कैथेटर से होने वाला यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्वाटी, ठीक। कैथेटर एसोसिएटेड है ना कैथेटर की वजह से, ये इसके अंदर एक टाइप आता है यूटीआई के अंदर ही, ओके। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसमें? पेशेंट को क्या क्या देखने को मिलता है? डिसयूरिया, यानी कि आपका जो पेशाब में जलन होगी, ढंग से यूरिन नहीं हो पाएगा। अर्जेंसी, यानी कि बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, ठीक है, बार बार सुसु आएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी पेशेंट की, पेशाब की अधिकता ज़्यादा, बार बार ज़्यादा, जितनी बार पेशेंट जाता था वॉशरूम उससे ज़्यादा बार यूरिन पास कर रहा है। इसके अलावा फीवर होगा पेशेंट को, ठीक है, बुखार आएगा, कपकपी लग सकती है। सुप्राप्यूबिक पेन, सुप्राप्यूबिक पेन यानी कि आपका जो प्यूबिक एरिया है उसमें आपको पेन देखने को मिल सकता है। फीमेल्स में यूटीआई ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है, वुमेन्स में यूटीआई का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। कपकपी वगैरह लगना, तबीयत खराब हो जाना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। कॉजेटिव एजेंट, ये होता किस वजह से है? किन बैक्टीरियाज वजह से, किन किन आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इसमें आपके कारण बनाने वाले सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं इसमें? ई कोलाई, ई कोलाई यानी कि इश्चर्चिया कोलाई। इसके अलावा आपका क्लैप्सिला न्यूमोनिया, ठीक है, क्लैप्सिला न्यूमोनिया हो गया, ई कोलाई हो गया, एंटेरोकोकस स्पीशीज हो गया, ठीक है। एंटेरोकोकस की प्रजातियां ये आपकी ज्यादातर कॉज करती हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को, ठीक। अब आप देखो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन यानी कि जहां पे हमने पेशेंट की सर्जरी करी है वहां पे पेशेंट को हो गया इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन अकरिंग एट द साइट ऑफ सर्जिकल इंसिजन, जहां पे इंसिजन, यहाँ पे कट लगाया हमने, इंसिजन मतलब कि कट लगा दें, ऐसे पेशेंट की बॉडी में कट लगाना, इंसिजन हो गया। तो जहां पे हमने इंसिजन करा है, ठीक, जहां पे हम इंसिजन करेंगे वहां पे क्या हो गया? संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके? पेशेंट को जहां पे इन्फेक्शन होगा वहां पे रेडनेस, लाल लाल सा हो जाएगा, ठीक, पेन होने लग जाएगा, ठीक है, दर्द होगा। पुरुलेंट डिस्चार्ज, पुरुलेंट डिस्चार्ज मतलब कि मवाद युक्त स्राव, ठीक है, पस टाइप कुछ निकलेगा, ठीक है, पस टाइप उधर से निकलना चालू हो जाएगा, पुरुलेंट बोलते हैं, मवाद वाला आपका डिस्चार्ज होने लग जाएगा। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? किन किन कारणों से या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उसमें आपका आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसमें आपका एमआरएसए भी आएगा, ठीक है, जिसमें आपके एमआरएसए भी शामिल होते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, ऐसे मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो स्पीशीज होती हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वाली, वो भी इसके अंदर आती हैं, ठीक। और सूडोमोनास एरिग्नोसा, ये आपके लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में अगर देखा गया कौन कौन से पैथोजन की वजह से आपका इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें आपके ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं मेजरली, ओके। बाकी आपको टाइप्स के बारे में बता दूं तो इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका सुपरफिशियल इंसिजनल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये आपका सुपरफिशियल हो गया, ये आपका डीप हो गया, और तीसरा अपना कौन सा होता है? ऑर्गन या फिर स्पेस में। सुपरफिशियल में कहाँ पे होगा आपका? सिर्फ इतनी जगह पे, स्किन में हो सकता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक आपका इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका सुपरफिशियल में आएगा। अगर ये जो इन्फेक्शन है वो आपके डीप सॉफ्ट टिश्यूज में जा रहा है, फेशिया टिश्यूज में जा रहा है, मसल्स में भी इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट के, ठीक है, तो आपका यानी कि डीप वाला टाइप 2 का आपका सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया है। और ये तीसरा क्या है? ऑर्गन या स्पेस, स्किन से अंदर होते 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 पेशेंट की किसी ऑर्गन में, किसी एक स्पेस में जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? तीसरे टाइप का इन्फेक्शन, ऑर्गन या फिर स्पेस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ओके। तो ये अपने 3 मेन टाइप के सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं। अब आप देखो इसमें तीसरा टाइप आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आपका ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है, बीएसआई के नाम से जानेंगे इसको हम। तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से हमने सेंट्रल लाइन आपका कैथेटर लगा रखा है, ठीक।
तो सेंट्रल लाइन कॉज्ड बाय सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ये किससे होता है बेसिकली, आपका सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड, सेंट्रल लाइन कैथेटर की वजह से हो रहा है, ठीक है, सेंट्रल लाइन लगा रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है आपका। इसके अंदर आता है आपका क्लैप्सी, CLABSI, क्लैप्सी आता है इसके अंदर, ड्यू टू इनड्वेलिंग सेंट्रल वेनस कैथेटर, कि उस किस वजह से हो रहा है, ये इनड्वेलिंग कैथेटर लगा रहे हैं, ठीक है, इनड्वेलिंग सेंट्रल वेनस कैथेटर के कारण होने वाले सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन क्लैप्सी से उत्पन्न, ठीक है, होने वाले इन्फेक्शन को ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कहा जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पेशेंट को क्या क्या देखने को मिलेगा, बुखार आएगा, ठंड लगेगी, हाइपोटेंशन यानी कि रक्तचाप जो होगा वो कम हो जाएगा, सेप्सिस ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको सेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट है इसमें, आपके कारण बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैंडिडा की स्पीशीज और आपके कॉगलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, ये सारे इसमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जिनसे आपका ये ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है। इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर कैथेटर इंसर्जन टेक्निक का इस्तेमाल करके, जो यानी कि कैथेटर हम जो पेशेंट की बॉडी में डाल रहे हैं वो अच्छे से डालें, ठीक है, आइदर इधर डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने आर्म्स वगैरह में लगाते हैं ना, कैथेटर वगैरह लगाते हैं, ट्रिप वगैरह चढ़ाने के लिए भी लगाते हैं, तो उसको हम ढंग से डालें, अच्छे से प्रॉपर टेक्निक के साथ डालें, रेगुलर साइड क्लीनिंग, ठीक है, जहाँ पे आपका कैथेटर लगा रखा है उस जगह को हम रेगुलरली क्लीन करें, रिमूवल व्हेन नॉट नीडेड, अगर कैथेटर की जरूरत नहीं है तो कैथेटर निकाल के रिमूव कर दो, ठीक है, ये नहीं कि लगा के रखा हुआ है, पेशेंट का हार्ट भी सुन पड़ जाता है, ठीक, तो ये सब नहीं करना है, जब जरूरत ना हो तो कैथेटर निकलवा दो, ओके। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, प्रिवेंशन करने पड़ते हैं जिससे पेशेंट को ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन फ्यूचरली ना हो। नेक्स्ट आप देखो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आप देख सकते हो, रेस्पिरेटरी यानी कि आपके लंग्स वगैरह में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, इंक्लूड्स वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसमें क्या आएगा आपका वेंटिलेटर से होने वाला निमोनिया, जो कि आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है पेशेंट में, हो जाता है पेशेंट को कि पेशेंट बहुत ज़्यादा टाइम तक वेंटिलेटर पे है तो पेशेंट को उसकी वजह से निमोनिया हो गया है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एंड नॉन वेंटिलेटर एसोसिएटेड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, तो इसमें मेजरली अपना क्या आ रहा है, इसमें मेजरली टर्म आ रही है निमोनिया, ठीक है, पेशेंट को निमोनिया हो रहा है, अब किसकी वजह से हो रहा है, या तो वेंटिलेटर की वजह से हो रहा है या फिर वेंटिलेटर की वजह से नहीं हो रहा है, नॉन वेंटिलेटर एसोसिएटेड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेटर की वजह से नहीं हुआ लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद ही हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल में जाने के बाद ही हुआ है पेशेंट को निमोनिया, तो मेन क्या है, निमोनिया हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होंगे, प्रोडक्टिव कफ, कफ में क्या होगा बेसिकली, कफ के साथ खांसी आएगी, प्रोडक्टिव कफ बोलेंगे, खांसी आएगी लेकिन कफ वाली खांसी आएगी, फीवर आएगा, बुखार होगा, डिस्पनिया, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी और चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, ठीक है, ये सब चीजें इसमें होंगी पेशेंट को। कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, कारण बना किन किन कारणों से होगा, किन किन जीवों से होगा, तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं सूडोमोनास एरिग्नोसा जो कि आपका निमोनिया कॉज करेगा, इसके अलावा क्लैप्शियला निमोनिया, ये भी निमोनिया कॉज करता है, नाम में निमोनिया है, इसके अलावा आपका एकिनेक्टोबैक्टर बॉमेनी, ये भी आपका निमोनिया कॉज करता है, इन एजेंट से, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पेशेंट को आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर निमोनिया हो सकता है, ओके। तो अब आगे देखते हैं इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि पेशेंट का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है, उसमें पेशेंट को हो गई है दिक्कत, तो कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रियोडिस डिफिकल, तो किसकी वजह से हो सकता है, क्लॉस्ट्रियोडिस डिफिकल की वजह से या फिर नॉन क्लॉस्ट्रियोडिस डियोडाइडिस डिफिकल की वजह से, ठीक है, ऐसे पैथोजन चाहे वो आपके क्लॉस्ट्रिडियस वाले हो या फिर क्लॉस्ट्रियोडिडाइडिस वाले नहीं हो, उन दोनों से ही ऑर्गेनिज्म से आपका ये हो सकता है, जो कि हमने नीचे लिख रखे हैं। कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक यूज, ये क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया था पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दवा के हम दे रहे हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक बार बार यूज करे जा रहे हैं जिसकी वजह से उसका इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरियाज हैं हमारे बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, तो वो आपके बिगड़ जाते हैं, ठीक है, अभी मेरी बॉडी के अंदर अभी हैं, अभी मेरे को कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहे, लेकिन अगर मेरी इम्यूनिटी डाउन हो गई या फिर उनको एंटीबायोटिक दे दे के वो ढीठ हो गए कि भाई हम अब तो हम ढीठ हो चुकी हैं, आप एंटीबायोटिक दे दो, हम पर असर नहीं करेगी, तो क्या हो गए, वो बिगड़ जाएंगे और वो इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, ठीक, रिजल्ट फ्रॉम इन कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज, एंटीबायोटिक हम लंबे टाइम तक चलाने किसी पेशेंट की, लीडिंग टू डिस्ट्रप्शन ऑफ गट माइक्रोबायोटा, हमारे जो गट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, नॉर्मल जो माइक्रोनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो आपके डिसरप्ट हो गए, ठीक है, प्रभावित हो गए,
क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक यूज़ करी। रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर विद इन हेल्थ केयर। ये किस वजह से होता है? ज़्यादातर हेल्थ केयर के अंदर अगर पेशेंट को कोई दूषित खाना पानी पी रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होती हैं? वाटरी डायरिया, ठीक है, पेशेंट को दस्त लग जाएंगे, पानी ऐसे बिल्कुल दस्त लग जाएंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा, फीवर होगा यानी कि बुखार होगा। ओके, कॉजेटिव एजेंट क्या है? इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? इसमें आपका आता है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडाइटिस के अंदर आता है अपना ये। और आपका इसके अलावा नॉन वाले में कौन कौन से आएगा? आपका नोरोवायरस, रोटावायरस, और इसके अलावा साल्मोनेला स्पीशीज। ये सारी स्पीशीज आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जरूर आपके पॉजिटिव एजेंट होती हैं, ठीक। तो इन सबसे आपका ज़्यादातर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। मेन अपना क्या है? हम ज़्यादातर एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं लंबे समय तक, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर होता है, ये इसका मुख्य कारण है। तभी पेशेंट डॉक्टर जो होते हैं ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स चेंज भी करते जाते हैं बार बार। अगर पेशेंट की कोई एंटीबायोटिक लंबे टाइम तक चल रही है तो वो चेंज कर देंगे, या फिर एक प्रॉपर 5 दिन का 7 दिन से ज़्यादा दवाई नहीं चलाते हैं वो, ठीक है। अब आगे तो आप लास्ट देखो इसके अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर MDRO, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, MDRO। ये क्या होता है? इन्फेक्शन कॉज्ड बाय रेजिस्टेंट पैथोजन। ये किन की वजह से हो रहा है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रेजिस्टेंट हैं, ठीक है। रेजिस्टेंट किससे हैं? रेजिस्टेंट मतलब कि काम नहीं करेंगी उन पे दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? MDRO ऑर्गेनिज्म से होने वाला इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसमें आपके ये 4 आते हैं। 4 मेन कौन कौन से? मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, MRSA, ठीक है, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये जो सारी आपके फुल फॉर्म्स है ना, एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, ये भी काम आती हैं। इसके अलावा आपका वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस, ठीक है। अब ये मैथिसिलिन क्या है? मैथिसिलिन आपकी ड्रग है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। वेनकोमाइसिन ये भी आपकी दवाई है, ठीक। तो इनसे जो रेजिस्टेंट होगा ऐसे एंटेरोकोकस की स्पीशीज, इनसे जो रेजिस्टेंट होगा ऐसे स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज, ठीक है। ऐसे कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियसी, ठीक है, CRE, कार्बापेनम से रेजिस्टेंट वाली एंटेरोबैक्टीरियसी की स्पीशीज, ठीक है, वो भी इसके अंदर आएंगी। और आपकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सूडोमोनास एरिग्नोसा, ठीक, ये भी इसके अंदर ही आता है। तो ये आपके कुछ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होंगे? डिपेंड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट का किस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, घाव हो गया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन है, कहाँ पे इन्फेक्शन है? घाव पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में है, फेफड़ों में कहाँ पे हो रखा है, उस पर डिपेंड करने के बाद ही उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के साइन सिम्टम्स पेशेंट को दिखेंगे, ठीक है, कि पेशेंट के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उस पर डिपेंड करेगा ये। ओके, तो ये अपने 6 टाइप के अपने हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। अब इसके बाद आप देखो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि आपका जो इन्फेक्शन है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, उनके कौन कौन से मोड्स हैं। तो ट्रांसमिट कैसे होता है? ये आपका होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में पेशेंट के आने से, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। ये अपने 5 टाइप हैं। जल्दी से इसको देख लेते हैं कौन कौन से 5 टाइप होते हैं इससे इन्फेक्शन फैलता है। तो देखो इसमें कौन कौन से 5 टाइप हैं। सबसे पहले आप देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ट्रांसफर ऑफ पैथोजन वाया फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट। इसमें क्या हो रहा है? एक हेल्थ केयर वर्कर और एक पेशेंट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ, जिसकी वजह से पैथोजन जो है, पैथोजन व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन मतलब कि डिसीज कॉजिंग एजेंट। जिस भी ऑर्गेनिज्म से डिसीज हो रहा है, आइदर इट इज बैक्टीरिया, वायरस, जो भी, ठीक है, वो आपका पैथोजन कहलाएगा। जिससे डिसीज हो रहा है, डिसीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजन। तो पैथोजन जो है एक हेल्थ केयर वर्कर से, एक नर्स से, डॉक्टर से, लैब वाले से, किसी से भी एक पेशेंट के अंदर चला गया, जितना भी कोई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उससे पेशेंट की बॉडी में चला गया, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या? ट्रांसफर ऑफ पैथोजन थ्रू कॉन्टैमिनेटेड सर्फेसिस, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मेडिकल डिवाइस। डायरेक्ट हेल्थ केयर वर्कर की वजह से नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली हुआ। हो सकता है किसी सरफेस की वजह से, कोई दूषित जगह हो, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट जो हमने पेशेंट को यूज़ करा, पेशेंट की बॉडी में चेकिंग के लिए यूज़ करा, वो कॉन्टैमिनेटेड था, या फिर कोई मेडिकल डिवाइस जो हम पेशेंट की चेकिंग में या फिर पेशेंट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, उस पर कॉन्टैमिनेशन हो रखा है, उसको हमने अच्छे से क्लीन नहीं करा, तो उसके थ्रू पेशेंट में इन्फेक्शन हो गया, उसके थ्रू पैथोजन पेशेंट की बॉडी में चला गया। दूसरा ये हो गया। तीसरा अपना आ गया एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन यानी कि स्प्रेड ऑफ पैथोजन थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। जो आपका पैथोजन जो है वो कैसे जा रहा है? एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो अभी कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, ठीक। तो बात करते हुए भी आपके कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, एयर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे कि आपका
एयर ड्रॉपलेट्स हो गया या फिर एरोजोल्स की वजह से, ठीक है, सच एस आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होता है वो खांसी के एरोजोल्स के थ्रू भी आपका फैल जाता है, ठीक। तो इनसे हवा के थ्रू, आपका एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपका क्या हो रहा है, इन्फेक्शन जो पेशेंट की बॉडी में जा रहा है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है वो अपना सेकंड मोस्ट टाइप का कॉमन इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। पहला यूटीआई है, दूसरा आपका टीबी है। देन आप देखो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग। इसमें क्या हो रहा है, आपके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, बात कर रहे हो, तब ड्रॉपलेट्स आपके कुछ गिर रहे हैं, जिससे जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट की बॉडी में जा रहा है, ठीक। देन आप देखो इसके बाद पांचवा अपना टाइप जो है ट्रांसमिशन का, वो कौन सा है, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन जो होता है वो रेयर होता है बट इन्वॉल्व वेक्टर लाइक इंसेक्ट्स। कौन कौन से वेक्टर्स, जैसे कि आपका मॉस्क्यूटो से मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो हॉस्पिटल के अंदर काट लिया तो आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर ही आएगा वो। लेकिन आपका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, बेसिकली वेक्टर की वजह से हो रहा है। मलेरिया जो है वो मॉस्क्यूटो के थ्रू ही हो रहा है। मॉस्क्यूटो क्या है, आपका एक वेक्टर है, ठीक है। ओके, हम आगे देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों क्या क्या रिस्क होती हैं जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर पेशेंट कोई लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में है तो उससे उसको इन्फेक्शन खतरा ज़्यादा हो जाता है। यूज ऑफ इन्वेजिव डिवाइसेज इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम इन्वेजिव डिवाइस यानी कि ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उसको इन्वेजिव डिवाइस बोलते हैं, तो पेशेंट को इन्फेक्शन खतरा ज़्यादा होता है, ठीक। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट आर मोर प्रोन टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जिन पेशेंट का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, उन पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा होता है, मोर प्रोन होते हैं वो, ओके। अब आप देखो प्रिवेंशन कंट्रोल। अब इसका हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम कैसे होने से रोक सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है हैंड हाइजीन। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। बार बार अच्छे से हाथ धोने हैं अपने को, ठीक, और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। आपने देखा होगा कुछ अच्छे क्लिनिक्स होते हैं ना, उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, हर पेशेंट को देखने के बाद अपने हैंड को सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट को देखते हैं। तो अपनी एक अच्छी गुड ट्रीटमेंट में आता है अपना ये, ठीक है, गुड हैबिट्स में आता है ये सब चीज़ें, मेन एथिक्स में आता है अच्छी। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन आपके इक्विपमेंट्स का अच्छे से होना चाहिए। जो भी आपके इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो, उसको हम अच्छे से स्टरलाइज करके इस्तेमाल करें। हमारे चाहे वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, उसको हम अच्छे से, वो आपका अच्छे से स्टरलाइज होना चाहिए, अच्छे से आपका डिसइंफेक्ट होना चाहिए। यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, इनका इस्तेमाल करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि आपका ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, गाउन्स हो गए, ठीक है, इन सब का अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि जो आपका ट्रांसमिशन है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जल्दी से ना फैले। एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप। एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप क्या होता है, रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट रेजिस्टेंट। प्रतिरोधक को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का विवेकपूर्ण उपयोग, ठीक है, रैशनल यूज, अच्छी तरीके से इस्तेमाल एंटीबायोटिक का, ताकि पेशेंट के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना पैदा हो जाए। उसका हम एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप बोलते हैं कि एक टाइम तक, लंबे टाइम तक किसी पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक दी तो उसके अंदर जो पैथोजन है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो एक टाइम के बाद पैथोजन को डर नहीं रहता उस एंटीबायोटिक का, तो ठीक है। देन आप देखो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जीवों के प्रसार को रोकने के लिए, के इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्फेक्टेड जो मरीज हैं, इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं को आइसोलेट करना, को अलग से रखना। जिन पेशेंट को इन्फेक्शन हो रखा है उन पेशेंट्स को हम अलग करके रखते हैं, ठीक, आइसोलेट करके रखते हैं। आइसोलेट ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, अलग करके रखते हैं उन पेशेंट को, ठीक, जिन पेशेंट्स के अंदर आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होता है। देन आप देखो एनवायरमेंटल क्लीनिंग। एनवायरमेंटल क्लीनिंग, रूटीन क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल सर्फेसेज विद इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। तो आपके जो हॉस्पिटल के जो जितने भी सर्फेसेज हैं उसको हम रेगुलरली हम क्लीन करें, किसका इस्तेमाल करके, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करके, ठीक। एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, पेशेंट को एजुकेट करके, खुद एजुकेट होकर, हेल्थ केयर वर्कर को एजुकेट करके, ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक, उसके ऊपर हेल्थ केयर वर्कर की प्रॉपर रेगुलरली ट्रेनिंग्स होती रहनी चाहिए। इसके अलावा सरकार जो होती है वो आपके
टीवी पे भी अलग अलग एड्स चलाती हैं अगर कोई बीमारी आपकी ज़्यादा हो जाती है, फैल रही होती है उस सीज़न में, ठीक है। जैसे आपका मॉस्किटो, डेंगू मलेरिया का टाइम आता है तो मच्छर ना फैलें उसके लिए थोड़ी सी एड्स चलती हैं। तो वो सब चीज़ें भी गवर्नमेंट करती है पेशेंट को भी एजुकेट करने के लिए। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर भी को एजुकेट करने के लिए भी ट्रेनिंग्स होती रहनी चाहिए। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो ये सारे अपने प्रिवेंशन और कंट्रोल्स होते हैं। 6 आपको बता रखे हैं, 4-5 आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। अब देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट पैथोजन, AMR, ये क्या होता है? ये लास्ट है अपना। AMR आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, ये क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, हम पढ़ते हैं एस्केप। एस्केप इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो एस्केप क्या है? ग्रुप ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया का ग्रुप, ठीक, उसमें आपका आता है। ये अपने, ये क्या है, एस्केप में कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं, ठीक। तो ये अपने आपको 6 क्या बता रहा हूँ, 6 आपको ऑर्गेनिज्म बता रहा हूँ जो कि अपने कैसे हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं। ये अपने 6 हैं। 3, अब 6 का नाम क्या है? ESKAPE। तो इस वजह से पूरा नाम क्या आ गया? एस्केप आ गया, ठीक। ये आपके ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए। तो इन्हीं सब से आपका ज़्यादातर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। यही जो बैक्टीरिया हैं 6 तरीके के, ज़्यादातर यही आपके इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो उसमें क्या आता है अपना एंटरकोकस फेशियम, ठीक है। ये आपके सारे कैसे हैं लेकिन के अपने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हैं, यानी कि काफ़ी सारी ड्रग इस पर काम नहीं करती हैं। वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटरकोकस फेशियम, ठीक है। वेनकोमाइसिन वाली ड्रग इस पर काम नहीं करेगी। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, MRSA, ठीक है। इसमें आपका MRSA आएगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आएगा, और VRSA भी आएगा, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। या फिर मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। मैथिसिलिन होगा इधर, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट और वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट, ठीक। MRSA VRSA दोनों आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपका क्लैप्सियला न्यूमोनिया, कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लैप्सियला न्यूमोनिया, CRKP आएगा इसके अंदर। कार्बापेनम ये क्या है? ड्रग है। रेजिस्टेंट क्लैप्सियला न्यूमोनिया ये स्पीशीज आएगी। इसके अलावा आपका एकिनोबैक्टर बॉमेनी, एकिनोबैक्टर बॉमेनी किससे रेजिस्टेंट होगा? आपका कार्बापेनम से, ये भी, ठीक है। क्रैप के नाम से जानते हैं इसको हम, कार्बापेनम रेजिस्टेंट एकिनोबैक्टर बॉमेनी। देन आपका सूडोमोनास एरिग्नोसा, सूडोमोनास एरिग्नोसा, इस पे भी आपका कार्बापेनम ही होगी, वो ड्रग काम नहीं करेगी। कार्बापेनम रेजिस्टेंट सूडोमोनास एरिग्नोसा, CRPA, ठीक है। ये आपके कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंटरोबैक्टर स्पीशीज, इसमें आपका पैन ड्रग रेजिस्टेंट एंटरोबैक्टर स्पीशीज आएगी, ठीक है, ओके। तो पैन ड्रग इस पे काम नहीं करती। तो ये अपने 6 होते हैं एस्केप, ये आपको पता होने चाहिए। इनकी फुल फॉर्म जितनी मैंने आपको बताई है वो सबके सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट फुल फॉर्म पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में। ये क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक। हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह देखे, काफ़ी सारी चीज़ हमने आज के लेक्चर में समझी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।